यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे एचपीएससी में जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 बोले तो बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का, तो उसका जो हमने चैप्टर नंबर 11 जो हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसका नाम जो है वो क्या था, लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है वो पढ़ लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है वो करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वो हमने पढ़ लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग 3 तरह के डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो सब टॉपिक हमने जो है कंप्लीट कर लिया। तो हमने यहां पे इसको देखा था ना कि भाई एफएम के अंदर हम बेसिकली जो है वो क्या क्या करते हैं। तो ये सब हमने जो है वो रीडिंग हम अपना कर चुके हैं कि एफएम क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था फाइनेंस और फिर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो है वो क्या, वो वर्ड बना है किसे, मैनेज से। तो मतलब फाइनेंस को क्या करना है, मैनेज करना। और मैनेज करने का मतलब क्या हो गया कि हम जो है वो इफेक्टिव तरीके से जो फाइनेंस हमने ऑब्टेन किया उसको इफेक्टिवली क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। इसके लिए 3 तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो तीनों डिसीजन हमने जो है वो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये हो गया था। देन इसके अलावा फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। रोल कंप्लीट करने के बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया था, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको लेने पड़ते हैं डिसीजन, जिनको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। और वो डिसीजन 3 तरह के हैं, एक है आपका इन्वेस्टमेंट, एक है फाइनेंसिंग और एक है कौन सा, डिविडेंड। ये तीनों डिसीजन हमारे हो गए थे। देन उसके बाद में हर डिसीजन के पीछे के लॉजिक्स हमने पढ़ लिया था। जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है तीनों डिसीजन के बाद में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम जो है वो है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था। इसका हमने प्रोसेस पढ़ लिया था। तो 3 स्टेप इसके अंदर वो हो गए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था और इसका इंपोर्टेंस पढ़ लिया था। यहां तक का कॉन्सेप्ट हम लोग जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, असल आज की क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे टॉपिक को? टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है उसके बारे में आज की क्लास जो है पूरी की पूरी होने वाली है। थोड़ी लंबी लेंथी क्लास बनेगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही है, साथ में इसके अंदर हमको जो है वो ट्रेडिंग और इक्विटी जो है वो टॉपिक भी अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है ना जी? तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा समझना, ये आपकी जो है वो बैलेंस शीट है। ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर यहां पे जो है मान लीजिए टी शेप बैलेंस शीट बनाई मैंने, यहां एसेट्स है और यहां पे जो है वो क्या है आपका लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ऐसे ही होता है जी। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो किसके बराबर होगी, एसेट्स के बराबर होती है। ओके जी। अब यहां पे एसेट्स के तौर पे अगर आपके पास में एक एसेट तो है जिसको बोलते हैं हम करंट एसेट, और एक है आपकी क्या, फिक्स्ड एसेट, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ओके, अब इनका जो जोड़ होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये जो है वो है 1000 और ये जो है ये है मान लो 4000, तो इसका जोड़ कितना हो गया, 5000। ये 5000 रुपया जो आपने बिजनेस के अंदर क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। 1000 रुपया तो करंट एसेट में और 4000 रुपया कहां पे, फिक्स एसेट में। तो ये जो पैसा 5000 रुपया आपका बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट है, ये पैसा आया कहां से होगा? ये पैसा जो है वो आया होगा 2 जगह से। या तो ये पैसा आया होगा करंट आपकी कैपिटल से, और या फिर आया होगा कहां से, लायबिलिटी से। अब लायबिलिटी भी आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है कौन सा, एक होता है आपका करंट लायबिलिटी और एक होती है कौन सी आपकी, नॉन करंट लायबिलिटी, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऐसा होता है ना, बोलो जी सर। तो ये जो पैसा आपका जो 5000 रुपए आपके बिजनेस में लगा हुआ है, ये 5000 रुपए फाइनेंस जो है वो 2 जगह से हुआ होगा। या तो ये पैसा जो है वो आया होगा कैपिटल से, और या फिर ये पैसा जो है वो आया होगा कहां से, लायबिलिटी से। बात समझ में आया जी? अब क्वेश्चन जो है वो ये आता है, ये इधर का अगर मैं टोटल बैलेंस को अगर मैं जोड़ दूं, जैसे अगर मैं यहां पे ना आपको दिखाता हूं, ध्यान देना। मान लीजिए आपकी कैपिटल जो है वो थी आपकी 2000, कैपिटल कितनी है, 2000। ठीक है जी। और आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो है मान लीजिए 1000, और आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो है मान लीजिए आपकी कितनी, 2000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5000। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 5000 रुपया आपने करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में जो इन्वेस्ट किया हुआ है, ये 5000 रुपया कहां से आया, ये इसमें से, ये 5000 रुपया में से 2000 रुपए तो हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, हमारा खुद का पैसा, ओनर इक्विटी है। 1000 रुपए की हमारी करंट लायबिलिटी है और 2000 रुपए की हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। ये इधर का लायबिलिटी साइड का अगर टोटल बैलेंस को अगर मैं क्या करता हूं, जोड़ देता हूं, ध्यान देना, लायबिलिटी साइड के अगर टोटल बैलेंस को अगर मैं क्या करता हूं, जोड़ दूं, ध्यान देना दोबारा से, लायबिलिटी साइड के टोटल बैलेंस को अगर मैं क्या करता हूं, जोड़ दूं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर।
क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो लायबिलिटी साइड के अगर टोटल बैलेंस को, मतलब अगर आप जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अगर टोटल बैलेंस को क्या करते हो, एडअप करते हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके जी। और इसके अंदर अगर आप ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को क्या कर दो? ऐड कर दो, जैसे कैपिटल हो गया, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी। अगर इन दोनों को अगर आप क्या कर दो? जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 4,000 रुपए हो गया ना जी। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हो? कैपिटलाइजेशन। अच्छा सर, ये कैपिटलाइजेशन है, तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी बताते हैं, सब्र रखो थोड़ा सा। अब देखो यहां पे क्या है, बेसिकली जो ये 5,000 रुपए आपने एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, ये 5,000 रुपए कहां से आया? ये 5,000 रुपए में से 2,000 तो आया कैपिटल से, 1,000 रुपए जो है वो आया आपका करंट लायबिलिटी, और 2,000 रुपए आया आपका कहां से? नॉन करंट लायबिलिटी से। तो ओवरऑल मिला के ये कितना हो गया? 5,000 हो गया जी। अब ये टोटल लायबिलिटी साइड का जो टोटल है, अगर मैं इसको जोड़ दूं, सम अप कर दूं, तो उसको बोलते हैं ये पूरा 5,000 रुपए जो है ये है आपका क्या? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है ना, अगर मैं उनको सिर्फ जोड़ दूं तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्या बोलोगे? कैपिटलाइजेशन। ओके जी। और ये जो कैपिटल का और जो अदर नॉन करंट लायबिलिटी है, इनका जो आपस में रेशियो होता है, इनका जो आपस में क्या होता है? रेशियो होता है, या इनका आपस में जो प्रोपोर्शन होता है, उस प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो? कैपिटल स्ट्रक्चर। दोबारा सुनना एक बार, लायबिलिटी साइड की टोटल बैलेंस को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे? सर लायबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस इज नोन एज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, उसके अंदर जो ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कैपिटल कैपिटलाइजेशन। ओके, तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर जो है एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है। देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टोटल 5,000 रुपए का, कैपिटलाइजेशन टोटल 4,000 रुपए की, ये दोनों क्या है? दीज बोथ आर द क्या है? क्वांटिटेटिव फिनोमिना। यहां पे आपको एक्यूरेट फिगर बताई जाती है, लेकिन अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये आपका जो है वो क्या है? क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वालिटेटिव, या इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या? ये रिलेटिव टर्म है। ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। ओके जी। अब इसके अंदर आप क्या शो करते हो? जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ये बताएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो डेट है, चाहे वो प्रेफरेंस कैपिटल है, तो उसका रेशियो आपस में क्या है। जैसे अगर मान लीजिए इसके अंदर आपका टोटल पैसा जो है वो लगा हुआ इस तरीके से, इक्विटी शेयर कैपिटल तो थी आपके 2,000 जी, और जो डेट आपके 2,000 के थे उसमें से डिवेंचर 8% डिवेंचर जो है वो आपके लगे हुए मान लो 1,000 जी, और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो है आपकी 1,000 जी। तो ये कितना हो गया? 4,000 जी। और करंट लायबिलिटी थी आपकी 1,000 जी, तो ये हो गया कितना? 5,000। यस। अब ये 5,000 में से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 5,000 है ना, ये 5,000 को बोलूंगा तो मैं क्या? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, ये जो 4,000 है ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इनको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटलाइजेशन। क्या बोलूंगा? कैपिटलाइजेशन। ओके, और ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसके अंदर क्या क्या चीजें आई हुई हैं, क्या क्या आइटम इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, उनका आपस में रेशियो क्या है, उस रेशियो को बोलूंगा मैं क्या? क्या बोलूंगा? उस रेशियो को बोलेंगे सर हम लोग क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनका आपस में रेशियो 2,000 1,000 1,000, तो ये क्या हो गया? 2:1:1। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। बात समझ में आएगा जी। इसलिए बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड द कैपिटलाइजेशन, ये दोनों की दोनों जो टर्म होती है वो आपकी क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, जबकि अगर बात करूंगा किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो वो क्या? क्वालिटेटिव है, क्योंकि वो एक रिलेटिव टर्म है। वो बेसिकली ये बताती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा लगा हुआ है उसमें कितना प्रोपोर्शन किस किस चीज का है। ओके जी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या बोलता है? देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू रिलेटिव प्रोपोर्शन। पहली बात तो ऊपर ही बोल दी, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इट रेफर टू रिलेटिव प्रोपोर्शन है। ये रिलेटिव प्रोपोर्शन है, दैट मींस कि ये कभी भी एब्सोल्यूट फिगर शो नहीं करेगा। एब्सोल्यूट डेटा जो है 2,000 1,000 5 लाख 10 लाख उसको शो नहीं करता। ये ओनली क्या है? रिलेटिव है। और रिलेटिव है इसका मतलब ये परसेंटेज में या रेशो के अंदर जो है वो फिगर्स को क्या करता है? शो करता है। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। In order to understand clearly the meaning of capital structure, it is essential to know the meaning of two other related टर्म। दो अलग से टर्म है, पहले उनको समझना पड़ेगा। एक तो है आपकी कैपिटलाइजेशन और एक है आपका क्या? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बिफोर नोइंग द मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म, इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू नो द नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। अब कंपनी जो है वो क्या करती है? कंपनी को बिजनेस अपना क्या करना है? रन करना है, ठीक है। और कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस कहां से कंपनी इकट्ठा कर सकती है वो बता रखा है। कंपनी जो है वो चाहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले सकती है, कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो बोरोड कैपिटल बोल दो, डेट हो गया, या फिर बैंक लोन हो गया,
या फिर जो है वो क्या हो गया आपका बॉन्ड्स हो गया, ये इशू करके पैसे इकट्ठा कर सकती है। या कंपनी रिटेन्ड प्रॉफिट, कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग है इसको भी यूज कर सकती है। और या फिर कंपनी अगर चाहे तो करंट लायबिलिटी को भी यूज कर सकती है पैसा इकट्ठा करने के लिए। ओके जी, अब यहां पे जो है वो क्या बोल रखे हैं, देखो बोलता है सपोज एक कंपनी है उसको 10 लाख रुपए की जो है वो क्या है रिक्वायरमेंट है। एक कंपनी उसको 10 लाख की क्या है रिक्वायरमेंट है, और उसने 10 लाख रुपए कैसे कैसे इकट्ठा किया, कंपनी ने 4.5 लाख तो इकट्ठा कर लिया इक्विटी शेयर कैपिटल से, 2,25,000 इकट्ठा कर लिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, 1,12,500 इकट्ठा कर लिया बोरोड कैपिटल से, 1,12,500 इकट्ठा कर लिया रिटेन्ड कैपिटल से, और 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया किससे, करंट लायबिलिटी से। तो इस तरीके से कंपनी ने 10 लाख रुपए जो है वो क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ओके जी, अब इसके अंदर ये टोटल के टोटल 10 लाख को जो है मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोलूंगा मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, और इसके अंदर जो ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स है उनको बोलूंगा मैं क्या, कैपिटलाइजेशन। क्या बोलूंगा, कैपिटलाइजेशन। जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, बोरोड कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये चारों मिलकर के जो है वो बनते हैं क्या, कैपिटलाइजेशन। ओके जी, और स्पेशल बात क्या सर, स्पेशल बात क्या, और इनका जो रेशो है, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो रेशो है, किस रेशो के अंदर ये हमने इनकॉर्पोरेट की हुई है, इनके रेशो को जो है उस रिलेटिव प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो इनका परसेंटेज है ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे इसको, कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो नीचे क्या बोलते हैं, पढ़ो, इट इज लाइबिलिटी साइड ऑफ द इट इज द लाइबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट। इसका जो एग्रीगेट है 10 लाख रुपया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्स है वो भी आपको बता रखे हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अगर करंट लायबिलिटी को सब्सट्रैक्ट कर दे टोटल लायबिलिटी में से, अगर टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को क्या कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो जो बाकी बचेगा 9 लाख रुपया वो क्या है, कैपिटलाइजेशन। वो क्या है, कैपिटलाइजेशन। और जो परसेंटेज है डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटलाइजेशन का, मतलब जो ओनली आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसका आपस में जो रेशियो है, इसका आपस में जो प्रोपोर्शन है, डेट प्रोपोर्शन और डेट रेशियो इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटलाइजेशन रिस्पेक्टिवली, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटलाइजेशन इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके जी, तो बोलता है ऊपर जो हमने भी डिटेल पढ़ा वहां से अपने को जो है ये 3 इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हुई है। सबसे पहला फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड जो है बैलेंस शीट का, उसका टोटल जो है उसका जो कंपोजिशन लायबिलिटी साइड का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड बोथ, इसके अंदर दोनों चीज आएगी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल भी आएगा। दूसरा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होती है, इट रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। इन अदर वर्ड्स इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज आर एक्सक्लूड, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल सोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, तो जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैपिटलाइजेशन जो है, जो लॉन्ग टर्म सोर्स आपका लगा हुआ है उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल लगी हुई है ना, उसका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। विद रिगार्ड टू रिलेशन बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इट कैन बी सेड दैट कैपिटलाइजेशन इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। देखो कितनी चीज बोल रहा है क्या, कि कैपिटल स्ट्रक्चर के जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर ओनली रेशियो की बात की जाती है, उसके अंदर एक्यूरेट फिगर जो है वो शो नहीं की जाती है। जबकि अगर बात करूंगा मैं किसका, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, या अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन का, तो ये है आपके क्या, दीज आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। वेयर जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना, कैपिटलाइजेशन हो गया और जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया ये क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। जबकि कैपिटलाइजेशन एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट कैन बी सेड दैट कैपिटलाइजेशन जो है वो तो क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्वांटिटेटिव है, कैपिटलाइजेशन क्वांटिटेटिव है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव है। वो क्या है, क्योंकि उसमें क्या है, रिलेटिव टर्म्स के अंदर हम लोग डेटा को क्या करते हैं, शो करते हैं। चलो जी, इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है डेट कैपिटल एंड द इक्विटी कैपिटल। देखो जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बाद में जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि वैसे तो आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप डेट से भी पैसे इकट्ठा कर सकते हो, आप इक्विटी से भी कर सकते हो, आप जो है वो रिटेन अर्निंग को भी यूज कर सकते हो, आप अगर चाहे तो प्रेफरेंस भी इशू कर सकते हो, आप अगर चाहो तो बैंक लोन भी ले सकते हो। लेकिन जनरली जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ते हैं ना, तो आप वहां पे ये एज्यूम करते हो कि ओनली 2 ही सोर्स है, एक तो है आपका डेट और एक क्या है, आपका इक्विटी। ओके जी, चलो अब डेट और इक्विटी कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। देखो
आप चाहे पैसे इकट्ठा कर लो डेट से, चाहे पैसे इकट्ठा कर लो इक्विटी से, दोनों की अपनी अपनी जो है वो क्या होती है, कॉस्ट है। डेट की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं के डी, कॉस्ट ऑफ डेट, और जो इक्विटी की कॉस्ट है उसको बोलते हैं के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो जी, बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस, केडी जो है हमेशा क्या होता है, कम होता है, किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि डेट के अंदर अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं रिस्क एंड रिटर्न जो है उनमें क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है। क्या होता है, ट्रेड ऑफ है। ओके, तो बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस, केडी जो है वो कम है, किससे, के ई से। इट्स मेन रीजन इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लेंडर, लेंडर को जिन्होंने पैसा उधार के तौर पे दिया, इज लेस रिस्की, उनका पैसा कम रिस्की होता है। तो लेंडर जो है क्योंकि उनको हमेशा देखो, डेट वाले को हमेशा प्रायोरिटी है, जब कभी भी जो है पेमेंट आएगा इनकम का तो पहले डेट वालों को मिलेगा इंटरेस्ट, उसके बाद में फिर टैक्स का पेमेंट होगा और बाद में इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वालों को मिलता है। उसी तरीके से अगर मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले पैसा जो है एसेट बेचकर किसको मिलेगा, डेट वालों को, उसके बाद में लास्ट में मिलता है किसको, इक्विटी वालों को। तो डेट जो होते हैं ना, तो डेट जो है वो थोड़े सिक्योर्ड नेचर के होते हैं, और डेट जब भी कंपनी इशू करती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मॉर्गेज भी रखती है। ओके, तो डेट अगर सिक्योर्ड है, रिस्क वहां पे कम है, तो बट नेचुरली कि रिटर्न जो है वो भी क्या रहेगा, कम। अब अगर डिबेंचर होल्डर की रिटर्न कम है तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर जितना कमाएगा कंपनी को उतना पेमेंट करना पड़ेगा। यह बात समझ रहे हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, अगर कंपनी डेट के तौर पे पैसे इकट्ठा करती है तो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, केडी बोलते हैं, और वो जो केडी है वो हमेशा कम रहेगी के ई से, क्योंकि डेट जो है वो सिक्योर्ड नेचर के होते हैं। अब देखो, और ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो मोस्टली कॉस्टली होती है, कॉस्टली वन, इवन द रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट, रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो सर्टेन नहीं होता, फिर भी वो महंगी होती है। क्यों, इसका रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इन द बिजनेस इज मोर रिस्की, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव करते हैं अपना डिविडेंड एंड कैपिटल कब, लास्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे आखिरी में उनको पैसा मिलता है। आगे, डेट कैपिटल जो है इन बिजनेस इज मोर रिस्की, ठीक है। अब बिजनेस की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अभी जो ऊपर हमने बात करी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, ये जो बात है ये है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर हमेशा जो है, इन्वेस्टर के लिए अगर कोई डेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो वहां पे कम रिस्क रहेगा तो रिटर्न भी उसको कम मिलेगा, और अगर कोई पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहेगा लेकिन उसकी रिटर्न भी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर बात करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कैपिटल कंपनी के लिए मोर रिस्की होती है। क्यों, क्योंकि अगर डेट का आप टाइम पे पेमेंट अगर नहीं कर पाए तो उस केस के अंदर डेट वाले जो लोग हैं ना, डिबेंचर होल्डर जो है, वो कोर्ट में जा सकते हैं और आपकी कंपनी को बंद करने के निर्देश भी ले सकते हैं। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता, इक्विटी के ऊपर जो आपको डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट से आपको पे नहीं करना होता। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेट कैपिटल जो है वो क्या है, मोर रिस्की है, बिकॉज लेंडर कैन फाइल ए रिक्वेस्ट विद द जुडिशरी बोले तो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी इन केस दे डू नॉट गेट देयर इंटरेस्ट एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू द इक्विटी, और बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर को ये राइट नहीं मिलता, इसलिए कंपनी जो है, कंपनी के पार्ट पे अगर बात करें तो इक्विटी जो है वो क्या है, नो रिस्क वाली है, नो रिस्क टू द कंपनी फ्रॉम देयर साइड। बात समझ में आएगा जी। अब देखो दोनों का एक टेबल भी बना रखी है यहां पे, देखो पहले इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, डेट और इक्विटी। तो डेट कैपिटल इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर अगर मान लो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो डेट में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न जो है उसको क्या मिलेगी, कम, लेकिन रिस्क जो है रहेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। वही अगर इन्वेस्टर जो है वो इक्विटी में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेगा तो वहां पे उसका रिटर्न जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, और रिस्क जो है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। बट अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी अगर डेट के तौर पर अगर पैसा इकट्ठा करती है, इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करेगा और कंपनी पैसा इकट्ठा करेगी, तो अगर मान लीजिए कंपनी जो है वो डेट के तौर पे पैसा क्या करती है, इकट्ठा करती है, तो वहां पे कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, कम रहेगी डेट के तौर पे, लेकिन वहां पे रिस्क जो है वो क्या रहेगा, हाई, क्योंकि अगर आप इस इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए तो डिबेंचर होल्डर जो है कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया हमारा पैसा नहीं मिला और कंपनी इज इनेबल टू पे इट्स डेट ऑन ड्यू, कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स ड्यू डेट्स ऑन टाइम, तो प्लीज क्लोज डाउन द कंपनी और हमको हमारा पैसा वापस दो। इसलिए ये रिस्क ज्यादा होती है। वही अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वहां पे कंपनी की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी क्या आती है, ज्यादा आती है, लेकिन वहां पे रिस्क जो है वो क्या रहता है, कम रहता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन अगर आ जाए इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू तो ऊपर वाला, और अगर आ जाए कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू तो नीचे वाला। चलो आगे। अब है डेट कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, देखो एक तो है डेट, बोल दो डिबेंचर आपके, और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आपको पे करना पड़ता है क्या, डिविडेंड। अब एक बात ध्यान रखना, आपको मालूम है वैसे तो कि डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इंटरेस्ट होता है आपका चार्ज,
ये क्या है, चार्ज। मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो तो भी आपको ये ब्याज जो है वो तो पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके ऊपर क्या पे करना है, डिविडेंड। और डिविडेंड जो वो चार्ज नहीं है, माना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड आपको फिक्स्ड रेट से देना होता है। प्रेफरेंस के ऊपर जो डिविडेंड का रेट है वो क्या होता है, फिक्स होता है। बट मेन चीज जो है वो ये है कि ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट का बंटवारा है। क्यों, क्योंकि और ये यहां पे क्या है कि अगर मान लो प्रॉफिट नहीं है तो आप अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले जो है वो कभी भी कोर्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, कंपनी को क्या करो, बंद करो। आओ सिमिलरिटी क्या, पहले तो ये सिमिलरिटी दोनों में, आप बताओ सिमिलरिटी क्या सर। पहले तो सिमिलरिटी ये दोनों की जो कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स है जी। द कंपनी हैज टू पे डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट, कंपनी को डेट के ऊपर डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड डेफिनेट डिविडेंड पे करना पड़ता है ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एक तो ये सिमिलरिटी है, देयरफॉर इसलिए ये दोनों के दोनों जो सोर्स ऑफ कैपिटल है ये क्या है, दीज बोथ द सोर्स ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट है। ओके, नोट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज ऑन फ्लक्चुएटिंग। ये बात ध्यान रखना, इक्विटी का जो डिविडेंड है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन डेट के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड फिक्स होता है। अब यहां क्या बोला, डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल कैपिटल cost. Okay, and both the source of capital are less costly or cheaper than the equity share capital. इन दोनों की जो cost है वो equity share capital से क्या होती है, कम होती है। अब मैंने यहाँ पे एक आपको बता भी दिया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। कॉस्ट ऑफ डेट सबसे सस्ती होती है, उससे ज्यादा महंगी होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और उससे महंगा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो केडी इज लेस देन केपी एंड केपी इज लेस देन, ये केपी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ओके, एंड केपी इज लेस देन केई। तो अगर कंपनी डेट के तौर पे पैसे इकट्ठा करेगी तो कंपनी कॉस्ट सबसे कमाएगी। कंपनी अगर प्रेफरेंस पे इकट्ठा करेगी तो कंपनी की कॉस्ट जो है वो डेट से ज्यादा आएगी लेकिन इक्विटी से कमाएगी। और अगर कंपनी इक्विटी के तौर पे पैसे इकट्ठा करती है तो वहां पे कंपनी को सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी दोनों की सिमिलरिटी है। लेकिन डिसिमिलरिटी क्या क्या है, एक बार ये देख लो। पहला, द कंपनी हैज टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल वेदर इट अर्न प्रॉफिट और मेक लॉस। सबसे पहली डिसिमिलरिटी तो ये है कि डेट के ऊपर कंपनी को जो है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। बट प्रेफरेंस के ऊपर ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर आप डिविडेंड का पेमेंट तब करेंगे अगर आपके पास में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हाउएवर द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड ओनली इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। तो अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, द कंपनी गेट टैक्स बेनिफिट। कंपनी जो है उसको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल। अब देखो, जब कभी भी आप जो है वो क्या करते हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, तो इंटरेस्ट आपका एक खर्च है, पे एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पर उसको शो करोगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो जाएगी। और अगर इनकम कम होगी तो क्या टैक्स कम लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो हाँ जी सर। अगर इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम लगेगा। तो क्या डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट का आपका खर्चा आया था, उस खर्चे की वजह से आपका टैक्स का जो खर्चा है वो कम हो गया, नहीं हो गया? हो गया सर, बिल्कुल सही बात है। तो डिबेंचर जो होते हैं ना, उसके ऊपर अपने को, डिबेंचर के ऊपर जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पे अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट पे क्या मिलता है अपने को, टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, एक बार आपको मैं थोड़ा पढ़ा दूं। ये वैसे मैंने पहले वाली क्लास में भी करवाया था। देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है आपका, EBIT जिसको बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से अगर आप माइनस करोगे किसको, इंटरेस्ट को, तो वो अब जो बचेगा वो क्या बनेगा, बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करके इंटरेस्ट तो बचा EBT में से माइनस करूंगा टैक्स को, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स चला जाएगा तो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होती है इसमें से माइनस करते हैं किसको, प्रेफरेंस के डिविडेंड को, तो बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी। और ये अर्निंग फॉर इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर को मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब अगर इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा आपका EPS, अर्निंग पर शेयर। ये जो अर्निंग पर शेयर है, अब इसके दो हिस्से होते हैं। अर्निंग का एक हिस्सा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शेयर होल्डर के बीच में, तो अगर अर्निंग को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, डीपी रेशियो से, डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो आएगा DPS। और अगर अर्निंग को मल्टीप्लाई करूंगा रिटेंशन रेशियो से तो आएगा रिटेन्ड EPS, या उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब अर्निंग का वो पोर्शन जो हमने कंपनी के अंदर रिटेन करके रख लिया। ओके जी, अब देखो यहां क्या बोलता है, अब इंटरेस्ट का पेमेंट कब हो रहा है ये बताओ पहले। सर इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो यहां हो रहा है, इधर, मतलब ये टैक्स लगने से पहले इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया। तो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट टैक्स लगने से पहले हो गया तो क्या टैक्स की वजह से कंपनी की जो अर्निंग है वो कम हो गई जी? और अगर अर्निंग कम हो गई है तो क्या आपका, ध्यान देना, अगर अर्निंग कम हो गई है तो क्या आपका टैक्स भी अब कम लगेगा? यस। तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट जो है, द कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो जब कभी भी कंपनी जो है वो क्या करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। रीजन इज ऑब्वियस, एज अ टैक्स जो है इस कैलकुलेट होता है ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द
इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्स कब कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट के पेमेंट के बाद में। इन अदर वर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बजाय द टैक्स इज कैलकुलेट बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड, इसलिए इस प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है। तो बोलता है ऑन द कॉन्ट्रेरी टैक्स इज कैलकुलेट बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड, हेंस इसलिए नो टैक्स बेनिफिट बिकम अवेलेबल इन दिस केस। दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि डेट कैपिटल जो है वो क्या चीपर है देन किससे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। ओके जी, तो कंक्लूजन जो है वो क्या बोलते हैं, बोथ द फिक्स कॉस्ट कैपिटल, दोनों के दोनों जो है वो क्या फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, क्योंकि डेट के ऊपर आपको जो है फिक्स रेट से क्या पे करना है, इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस के ऊपर आपको फिक्स रेट से क्या पे करना है, डिविडेंड पे करना है। बिकॉज द कंपल्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दे आर डिफरेंट इन नेचर। अब एक टर्म आएगा फाइनेंशियल लीवरेज। अब ये क्या कहानी होती है इसका समझो थोड़ा सा। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन सी होती है सर, फिक्स कॉस्ट कैपिटल होती है डिबेंचर, फिक्स कॉस्ट कैपिटल होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिनके ऊपर फिक्स बर्डन होता है कि आपको ये पे करनी पड़ेगी, मतलब फिक्स पहले से बता दीजिएगा इतना आपको इनके ऊपर क्या करना पड़ता है, पे करना होता है। तो अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान देना, अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोले तो डिबेंचर को या प्रेफरेंस कैपिटल को इंक्लूड करते हो तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये होता है सर, अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, डेट इंक्लूड कर रहे हैं, या अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेफरेंस कैपिटल को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस कैपिटल को लेकर चल रहे हैं, डेट को लेकर चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। पढ़ते हैं द इंक्लूजन ऑफ द फिक्स कॉस्ट कैपिटल, ध्यान देना, इंक्लूजन ऑफ द फिक्स कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं डेट कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद, साथ में किसके, इक्विटी शेयर कैपिटल के, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज द फाइनेंशियल लीवरेज। तो अगर आप इक्विटी के साथ में जो है वो किसको लेके चल रहे हो, डेट को या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेके चलते हो, तो इनको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ये इस जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको ही लीवरेज बोलते हैं हम बेसिकली, ठीक है ना, फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। विद द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लीवरेज द रेशियो द चीप कैपिटल इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज, जैसे जैसे जो है वो क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, तो वैसे वैसे चीप कैपिटल क्या, सस्ते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो सस्ती होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सस्ता होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दोनों की दोनों जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या है, चीपर है। यस, तो अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज को बढ़ाओगे तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चीपर कैपिटल जो है वो बढ़ेगी, और कैपिटल अगर सस्ती मिलेगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या आएगी, कम। और जितनी ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम आएगी, जितनी कॉस्ट कम होती है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है और उतनी अर्निंग जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। देखो यहां पर, उतना ही आपका वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो विद द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लीवरेज, जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लीवरेज को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो रेशियो जो है किसका, चीप कैपिटल का, सस्ती कैपिटल का जो रेशियो है आपके टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी में, वो क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली द टोटल कैपिटल कॉस्ट डिक्रीज, और आपकी टोटल कैपिटल कॉस्ट मतलब ओवरऑल कॉस्ट, जिसको KO से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगी, कम होगी, एंड कंपनी इज इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। और अगर ओवरऑल कॉस्ट कम होती है तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके जी, तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो क्या, इट रेफर टू प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज इन द इनकम स्ट्रीम ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप जो है अपने बिजनेस के अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज को क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, और अब फाइनेंशियल लीवरेज जब आप लोगे, मतलब अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड करोगे, डिबेंचर को आप डिबेंचर से पैसे इकट्ठा कर लोगे, प्रेफरेंस से पैसा इकट्ठा कर लोगे, तो वहां पे अब आपके पास एक बर्डन हो जाएगा। बर्डन क्या होगा कि अब आपको उनके ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड या फिर फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वहां पे एक रिस्क है, उस रिस्क को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, कि क्या पता अगर आप जो है वो टाइम पे इस फिक्स्ड इंटरेस्ट को या फिक्स डिविडेंड को अगर पे नहीं कर पाए, तो उस रिस्क को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, बाय यूजिंग द फिक्स्ड कैपिटल, जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को क्या करते हो, यूज करते हो, तो जो बर्डन होता है पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ द एडवर्स कंडीशन, और अगर कभी कंडीशन क्या होगी, एडवर्स हो गया और आप इनेबल हो गए, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, इट क्रिएट अ रिस्क, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। क्या पता आपकी कंपनी को बंद भी करना पड़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। ओके जी, तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो क्या, इट रेफर टू द रिस्क ऑफ नॉट एबल, ये वो रिस्क है जिसके अंदर हम अगर मान लो हम एबल नहीं है क्या करने में, कवर करने में हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर हम इसको पूरा करने में जो है वो एबल नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क।
ओके जी सर, चलो आगे। अब एक टर्म आएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब एक बात देखो, एक बार यहां पे समझो। आपको मैंने बताया, मान लो अगर आप डेट से पैसे इकट्ठा करते हो, इक्विटी से करते हो, रुको, या डेट लेके चल रहा हूं, मान लो अगर आप डेट से पैसे इकट्ठा करो और या फिर इक्विटी से पैसे इकट्ठा करो। अगर आप डेट से पैसे इकट्ठा करोगे मान लो, तो आपको जो कॉस्ट आ रही है, इसकी कॉस्ट, डेट की कॉस्ट क्या होती है, केडी, वो आ रही है मान लो आपको 10%। और जो कॉस्ट इक्विटी, अगर इक्विटी से पैसा लोगे तो आपकी कॉस्ट आ रही है 15%। ठीक है, ओके जी। और ये पैसा अगर मान लो 1 लाख रुपया मुझे चाहिए, ठीक है, अब ये 1 लाख रुपया अगर मुझे चाहिए, अगर मैं ये डेट से इकट्ठा करूंगा तो मेरे को कॉस्ट आएगी 10% का, और अगर इक्विटी से लूंगा तो कॉस्ट आएगा कितने का, 15% का। और अगर ये पैसा जब मेरे पास आएगा, इसको जब मैं आगे क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा तो इसके ऊपर मैं रिटर्न कितने कमाऊंगा, उसको बोलते हैं रिटर्न, आरओआई। मेरी आरओआई होगी मान लो 20%। कितना होगा, 20%। मतलब अगर मैं इस 1 लाख रुपया, चाहे मैं डेट से लूं चाहे मैं इक्विटी से लूं, अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूंगा और अगर मैं इसको क्या करता हूं, इन्वेस्ट करूंगा कहीं पे, तो वहां से कमाई कितने करूंगा, 20% की। कितनी कमाई करूंगा, 20 की। ओके जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मान लो मैंने ये पैसे इकट्ठा कर लिए डेट से, तो मेरे को जो है इस 1 लाख पे देना क्या पड़ेगा, 10%। बोले तो मेरे को देने पड़ेंगे सिर्फ 10,000। ये तो फिक्स है। क्या ये बताओ, अगर मैं कमाई ज्यादा करूंगा तो क्या डिबेंचर होल्डर में से ज्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करेगा, नहीं। क्योंकि जब डिबेंचर को हम इशू करते हैं तो वहां पे हम लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो जारी करते हैं, उसमें कूपन रेट लिखा होता है, और कूपन रेट हमारे केस के अंदर कितने, 10%। चाहे कमाई करो चाहे ना करो, ये तो आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यस, अगर आप कमाई तो करोगे 20% का, लेकिन उनको देना कितना पड़ेगा, 10। अब ये बताओ एक बार, ये 1 लाख रुपए जो आपने रेज किया, जो पैसा इकट्ठा किया, उसके ऊपर देना कितना पड़ रहा है, इंटरेस्ट सर हमको पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट टू बी पेड कितना है, 10। जबकि आपकी जो कमाई होगी वो कितनी होगी, इस 1 लाख पे 20%। बोले तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब मुझे एक छोटा सा एक बात बता दो, आपकी रिटर्न जो है वो तो आएगी 20,000, जबकि आपको पेमेंट कितनी करनी है, 10,000। तो 10,000 अगर यहां से चला गया तो बाकी कितना बच गया, 10,000। ये 10,000 रुपए किसका है, ये बता दो बस। क्या ये डिवेंचर वाले का है या ये कंपनी के ओनर्स का है? ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बच गई, ये डिबेंचर होल्डर का है या ये कंपनी के ओनर? और कंपनी ओनर कौन है, इक्विटी शेयर वाले, ये इनका है। बता दो बस, मुझे ये बता दो एक बार। सर जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको तो हमने 10,000 रुपए दे तो दिया, जो फिक्स रेट से उनका बनता था वो हमने उनको पे कर दिया। और अभी ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, एक काम करो, मैं इसको नो कर देता हूं और भी क्लैरिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9,000। ये देखो, मान लो केडी 9% था, ओके, तो आपको ये मिला कितना, देना है कितना, 9,000। 9,000 का ब्याज, तो 9,000 काट लिया, बचा कितना, 11। मेरा क्वेश्चन ये 11,000 रुपए किसका है, ये बताओ बस। सर ये 11,000 रुपए तो कंपनी के मालिकों का है, और कंपनी के मालिक कौन है, इक्विटी है या नहीं है? यस, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है, अगर मान लो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी होगा, ध्यान देना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी होगा जब KD इज लेस देन ROI होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको देसी भाषा में पहले बोल के बताता हूं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान देना, जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चीपर डेट, सस्ते डेट का यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मेरा आपसे बस एक सवाल है, अगर ये 11,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर वालों की जो वेल्थ है, जो उनकी वेल्थ है, क्या वो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? बस मुझे ये बता दो। हाँ सर बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी उनकी वेल्थ, और यही आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सस्ते डेट का इस्तेमाल करके, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सस्ते डेट का इस्तेमाल करके इक्विटी शेयर होल्डर वालों की रिटर्न को इंक्रीज कर देना इज नोन एज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके जी सर, आ जाओ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है, इट मींस टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रेज करते हैं, बोले तो इकट्ठा करते हैं। क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल को। ठीक है, मतलब बोरो कैपिटल या फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल हो, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द इक्विटी
शेयर होल्डर, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को हम क्या कर दे, बढ़ा दे। ओके जी, अब आगे बढ़ो। आओ, बोलता है ऑल्दो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी होगा व्हेन रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी का वो ग्रेटर होगा किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल। जब आर इज ग्रेटर देन केडी होगा तभी ये चीज पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगी। और द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर, दोज इन्वेस्टर जो प्रोवाइड करते हैं, ध्यान देना, वो इन्वेस्टर जो प्रोवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल कंपनी को जो दे रहे हैं, ठीक है, उनका लिमिटेड शेयर होता है कंपनी के प्रॉफिट में, क्योंकि वो तो फिक्स है पहले से। जैसे डिबेंचर वाला है तो उसका लिमिटेड शेयर होता है, उसको पता होता है कि भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। प्रेफरेंस वाले को पता है कि प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है मुझे सिर्फ उतना ही मिलेगा, बाकी जो बचेगा कंपनी का वो सब किसका होगा, इक्विटी वाले का। तो बोलता है hence they want their investment to remain safe by owner capital. in other words lender will be willing, lender हमेशा जो है वो willing होता है ऐसी कंपनी को लोन देने में जिसके अंदर कैपिटल बेस बहुत ही क्या स्ट्रॉन्ग है, जिनके अंदर इक्विटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको मालूम है कल को अगर पंगा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो है मुझे अपने आप कंपनसेट कर देंगे। मीनिंग देयर बाय व्हेन द कंपनी हैज सफिशिएंट इक्विटी शेयर कैपिटल, lender decided to be so because in case the company suffer heavy loss, अगर कंपनी में कभी लॉस हो गया या कंपनी दिवालिया हो गई है, then equity shareholder alone will suffer. Because the priority payment of the lender, their loan will remain safe. Now the question arises, how the income of the equity shareholder can increase when company raise fixed cost capital. तो अगर कंपनी जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कॉस्ट कैपिटल को लेकर आती है तो बताओ कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर की जो है वो इनकम कैसे बढ़ती है। मैंने आपको वैसे बताया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है सर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चीपर डेट का यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर वालों की इनकम को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब यहां पे एक एग्जांपल के जरिए देखो, एक बार देखो, एक कंपनी है वहां पे उसका लायबिलिटी साइड आपको दे रखी है, ठीक है, एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख की, और वाई कंपनी में इक्विटी शेयर तो है 4 लाख के और साथ में 10% डिबेंचर जो है वो भी दे रखे हैं कितने के 6 लाख के, मतलब दोनों ने 10-10 लाख रुपए जो है वो लगा रखा है, ठीक है। एक्स कंपनी ने तो सारा 10 लाख रुपया इक्विटी का लगाया और वाई कंपनी ने सारे के सारे जो 10 लाख है उनमें 4 लाख तो इक्विटी से लगाए, 6 लाख डेट से लगाए। ओके, अब नीचे देखो, इसको पढ़ो। मानो कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल डेट बोथ द कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया 10 लाख रुपए लगाए एज ए टोटल कैपिटल के, लेकिन एक्स कंपनी ने जो है वो पैसा उठाया ओनली कहां से, इक्विटी शेयर से। जबकि अगर वाई कंपनी की बात करूं तो उसने 4 लाख रुपए जो है वो तो रेस करें कहां से, इक्विटी कैपिटल से, और 6 लाख रुपए उसने जो है वो उठाए कहां से, डिबेंचर से, जिसके ऊपर 10% फिक्स इंटरेस्ट रेट है। अब सपोज करते हैं कि दोनों कंपनी जो है वो अर्न कर रही है प्रॉफिट कितना 2 लाख का। सपोज दोनों कंपनी का जो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कितना है 2 लाख है और टैक्स का रेट जो है वो कितना है 30% है। तो अब एक बार ना निकाल के देखते हैं इसको। देखो दोनों कंपनी की कमाई तो सेम ही है, इसकी भी 2 लाख इसकी भी 2 लाख। अब लेकिन जो वाई कंपनी है उसमें 6 लाख रुपए का जो है वो क्या लगा हुआ था, डिबेंचर था, तो उस 6 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट जाएगा, यस। 6 लाख का 10% कितना हो गया 60,000, ये आपका ब्याज चला गया, यस। तो अर्निंग बिफोर टैक्स क्यों बचा, वो कितना बचा, इधर तो वही 2 लाख का 2 लाख ही, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, और इधर बचा कितना 140। ओके, अब माइनस करेंगे टैक्स, कितना 30% टैक्स रेट है, तो 2 लाख का 30% हो गया 60 और यहां 140 का 30% हो गया 42। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बची वो कितनी बची, वो बची 140 और ये बचा कितना 98। पहले तो ये बताओ क्या इंटरेस्ट की वजह से आपका अब टैक्स कम लगा या नहीं लगा, बताओ। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ना होता तो टैक्स लगता 60,000 और इंटरेस्ट है तो टैक्स लगा ओनली कितना 42,000, तो 18,000 रुपए का टैक्स सेविंग हो गया नहीं हो गया, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया आपका 140 और 98, प्रेफरेंस है नहीं तो यही, अब ये सारा का सारा जो अर्निंग है ये किसका है, और ये अर्निंग है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो नंबर इक्विटी शेयर से। यहां पे नंबर इक्विटी शेयर 1 लाख थे, यहां पे 40, दोनों को डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा कितना, एक यहां पे आएगा 1 रुपए 40 पैसे और यहां आएगा 2 रुपए 45 पैसे। तो मुझे ये बताइए बस यहां पे कि क्या आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में सस्ते डिबेंचर का यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है क्या वो बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, बढ़ गई सर। देखो अगर डिबेंचर ना होता तो यहां पे हमारी कमाई होती 1 रुपए 40 पैसे अर्निंग पर शेयर, और डिबेंचर है तो उसके वजह से हमारी कमाई हो गई है 2 रुपए 45 पैसे। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इन दी अबव एग्जांपल शेयर होल्डर जो है किसके, एक्स कंपनी के, आर गेटिंग 1 रुपए 40 पैसे एज ए रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एज अगेंस्ट 2 रुपए 45 पैसे रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर ऑफ द वाई कंपनी। बोथ कंपनी रेज इक्विटी इक्वल टोटल कैपिटल, दोनों कंपनी ने जो है वो इकट्ठा टोटल कैपिटल जो है दोनों का 10 लाख ही था, ठीक है, और दोनों ने इकट्ठा 2 लाख ही प्रॉफिट कमाया था, दोनों का 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट था। ये हालांकि अर्निंग जो वाई कंपनी की है, वाई कंपनी शेयर होल्डर की वो क्या है, ज्यादा ही है। रीजन जो है वो क्या है इसका कि वाई कंपनी ने जो है वो क्या उठाया, एडवांटेज उठा लिया किसका, प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन
इक्विटी का। इन अदर वर्ड्स, वाई कंपनी रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल अलोंग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑन द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल पे तो वाई कंपनी को कंफर्म है कि इसको ओनली पे करना पड़ा कितना 10% ही, और जो रिमाइंडर था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के तौर पे टू द किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल को। ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर जो है वाई कंपनी की वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी किससे, एक्स से। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या, इट इज प्रॉफिटेबल। अब ये बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर रिटर्न जो है आर जो है वो ग्रेटर है किससे, केडी से। तो क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आरओआई इज हायर है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। यहां पे आरओआई जो है वो कितना आपका 20% है। ओके जी, मैंने निकाल के भी दिखा दिया। एंड द रेट ऑफ डेट जो है वो कितना, ओनली 10%। इन केस अर्निंग इज लो, अगर कभी ऐसा होगी अर्निंग जो है वो क्या है, कम है, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है अब उनकी कमाई कम भी हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो आर जो है, अगर आर इज लेस देन केडी है तो वहां पे आपको जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो आपको नुकसान भी कर देगा। एग्जांपल जैसे नीचे रखे, मानो उसी केस के अंदर मानो कि अगर आपकी कमाई जो है, अर्निंग जो है वो अगर 2 लाख की जगह कितनी होती, 80,000 होती, तो अब देखो क्या होता। अब ये देखो, अगर ईबीआईटी आपका 80,000 होता तो पहले में तो इंटरेस्ट है नहीं, दूसरे में इंटरेस्ट है कितना 60, क्योंकि यह तो 6 लाख रुपए थी ना डिवेंचर, उस पे 10% कितना हो गया 60,000। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 80 और 20 माइनस करेंगे टैक्स 30%, तो यहां आ गया 24, यहां आ गया 6, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 56 और यहां आ गया कितना 14। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पे 1 लाख है और यहां कितने 40, डिवाइड करोगे तो यह आएगा एक्स कंपनी के अर्निंग पर शेयर आएगा 56 पैसे और वाई कंपनी का अर्निंग पर शेयर आएगा ओनली 35 पैसे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको तभी बेनिफिट करेगा अगर आपका आर जो है वो क्या है, कम, आपका आर जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, केडी से। तो अगर आर इज ग्रेटर देन केडी है तभी आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा ऑफ किसका, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। अब it is obvious from the above table that Y company could not take advantage of the trading on equity because उसकी अर्निंग जो है वो क्या है, पुअर है। तो शेयर होल्डर जो है एक्स कंपनी का अर्निंग 56 पैसे, ईपीएस एज अगेंस्ट द 35 पैसे ईपीएस ऑफ द शेयर होल्डर द वाई कंपनी। ऑल्दो द लेटर प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इट इज बिकॉज ऑफ द लोअर आरओआई एज कंपेयर टू द एज कंपेयर टू द रिटर्न ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे आरओआई ओनली कितना है 8% और देना कितना है 10%, तो यहां पे आपको फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब फायदा कब होगा सर, फायदा तब होगा जब मेरा आर जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, किससे, केडी से। ओके जी, अब ये बता रखा है ईबीआईटी क्या होता है, एक बार पढ़ लेना, और ईपीएस क्या वो आपको मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया। अब सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, क्या फायदा है, देखो बोलता है सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाई इन द फैक्ट दैट इट्स द कंपनी अर्निंग इज मोर प्रॉफिट। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है ना, देन इट कैन इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर आपका प्रॉफिट जो है, अगर आपकी रिटर्न जो है वो इंटरेस्ट से, मतलब आरओआई जो है वो ग्रेटर है केडी से, तो आप जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है वो पढ़ लो एक बार। प्रोसेस जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का वो एडवांटेज तभी होगा जब ये सिचुएशन आप इन सिचुएशन में ही आपको जो है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। पहला, व्हेन द कंपनी इज रेगुलर अर्निंग, अगर कंपनी की अर्निंग जो है वो क्या हो, रेगुलर है, तो ये आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, व्हेन द अर्निंग और कंपनी जो है वो क्या हायर है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट से, तो ये आपको फायदा मिलेगा। एंड व्हेन द कंपनी हैज सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट टू ऑफर टू सिक्योरिटी टू द लेंडर, तो ही आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके जी, अब लास्ट टॉपिक और आज का वो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में आप, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस का मतलब ये है कि आप जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा लोगे या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी ज्यादा लोगे, ये किन बातों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, तो वो सब अपने को देखना है। देखो बोलते हैं अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन The proportion of the long term source of capital is determined। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि अपने को लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल जो है उसका कितना पोर्शन जो है वो अपने को डेट से इकट्ठा करना और कितना पोर्शन अपने को इक्विटी से लेना है। मोस्ट फेवरेबल प्रोपोर्शन जो है, जो डिटरमाइन होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा सर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा, ध्यान देना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जहां पर ओवरऑल कॉस्ट के ओ जो है वो तो मिनिमम होगी और वहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म, जितनी कॉस्ट कम होगी उतना वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहेगा, मैक्सिमम, और वहां पे आपका ईपीएस जो है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कंडीशन याद कर लेना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होगा जहां पे ओवरऑल कॉस्ट जो है कंपनी की वो कम आएगी, और अगर ओवरऑल कॉस्ट कम है तो वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा होगी और अर्निंग पर शेयर जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कितना पोर्शन में डेट से लूं, कितना पोर्शन में इक्विटी से लूं, वो डिपेंड करता है इन कुछ पॉइंट्स पे। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। अब एक बात बताओ, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत बढ़िया है,
अगर कैश अवेलेबल होता है आपकी कंपनी में तो फिर आप डेट से पैसे इकट्ठा करो, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत नहीं है। और अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है तो फिर इक्विटी रेज कर लेना। दूसरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली ये बताएगा कि आपके पास में जो है कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, बोलो सर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारा जो है वो क्या ज्यादा है तो हम डेट के तौर पर पैसा ले सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है, उतना प्रॉफिट नहीं है कि आप ब्याज का भुगतान कर पाओ, तो फिर इक्विटी के तौर पर पैसा इकट्ठा करना। अंदर आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से करवा रहा हूं आपको, ठीक है, समझा सारा रहा हूं, तो एक बार रीडिंग आप जरूर कर लीजिएगा जो नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के केस में क्या होता है, जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर क्या होगा हाईयर होगा तो डेट को आप क्या करोगे, प्रेफर करोगे, और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो लोअर होगा तो डेट को हम प्रेफर नहीं करेंगे। ओके जी। लेकिन ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो में एक ना पंगा था, और पंगा ये था कि कई बार ऐसा है कि आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन कैश नहीं है। मान लो कंपनी ने इस साल खूब सारा प्रॉफिट जो है वो कमा लिया और वो जो प्रॉफिट कमाया था उसको इन्वेस्ट कर दिया कंपनी ने आगे किसी एसेट्स के अंदर, तो बैलेंस शीट तो शो कर रही है कि प्रॉफिट बहुत सारा हमने कमाया इस साल, लेकिन कैश अवेलेबल नहीं है, तो ये एक्यूरेट चीज शो नहीं करता। तो इसकी जगह हम तीसरा रेशो और एक तीसरा पॉइंट और चेक करते हैं, जो है क्या, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये रेशो जो है वो बेटर तरीके से शो करता है कि क्या एक कंपनी अपनी कैश की ऑब्लिगेशन जो है उनको टाइम पे मीट करने में एबल है या नहीं है। तो यहां पे हम बोलते हैं जितना डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये बेसिकली बताएगा आपका कैश प्रॉफिट का, क्या बताएगा, कैश प्रॉफिट। जितने कैश प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, मतलब जितना डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप डेट को जो है वो ज्यादा ले सकते हो, और जितना डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना डेट आप क्या लेंगे, कम लेंगे, ठीक है ना। आगे फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो केडी से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट से अगर आरओआई जो है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो आप डेट लोगे, नहीं तो क्या लोगे, इक्विटी से। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी देखना पड़ेगा कि कितनी आ रही है, तो बोलता है कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू टेक डेट डिपेंड करती है किस पे, कॉस्ट ऑफ डेट पे। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल इज लेस, तो आप ज्यादा पैसा जो है वो डेट के तौर पर इकट्ठा कर सकते हो। आगे टैक्स रेट। जितना टैक्स रेट हाई होगा, ये बात ध्यान रखना, जितना टैक्स रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा, उतना आपको फायदा मिलेगा किससे, अगर आप डेट से पैसे इकट्ठा करते हो, क्योंकि डेट के ऊपर देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की आपका है खर्चा, खर्चे की वजह से इनकम हो जाएगी कम, तो टैक्स भी लगेगा कम। तो ये बात ध्यान रखना, अगर टैक्स रेट जो है वो क्या रहेगा, हाई है, अगर टैक्स रेट जो है वो क्या है, हाई है, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट। ऊपर हमने पढ़ा भी था, अभी देखा भी था कि 15-16 हजार से जो है वो टैक्स कम हो गया था इंटरेस्ट की वजह से। तो ये क्या है, टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट जो है वो क्या ज्यादा है तो इंटरेस्ट बोलो तो क्या करोगे, तो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब से अपने को बेनिफिट मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट से पैसा ज्यादा लेंगे, और अगर इंटरेस्ट टैक्स रेट जो है वो कम है तो डेट से पैसा कम लेंगे, ठीक है। आगे अच्छा, ये बात ध्यान रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिविडेंड का भुगतान कब होता है, टैक्स का पेमेंट होने के बाद में होता है। आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो क्या, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। जैसे जैसे आप जो है ना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ लीवरेज को बोले तो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के पोर्शन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा मालूम, जैसे जैसे डेट का पोर्शन आपकी कंपनी के अंदर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि डेट जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर उतना ही आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट टाइम पे नहीं कर पाए तो क्या डिवेंचर होल्डर वाले कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं, यस। तो और अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, डेट वालों को, और अगर डेट को पेमेंट करने का कुछ नहीं बचा तो बेचारे इक्विटी शेयर वाले तो बर्बाद हो जाएंगे, यस। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट के पोर्शन को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो भी अपनी रिटर्न की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। तो आपको हमेशा जो वो एक ट्रेड ऑफ बना के चलना पड़ेगा, ना तो आप डेट ज्यादा लेके चलोगे और ना ही डेट आपके पास कम होना चाहिए। इसको मैं पढ़ा देता हूं पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी कैपिटल फ्रॉम द कंपनी इज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ डेट कैपिटल। अगर डेट कैपिटल को हमने यूज करते हैं ज्यादा, अगर डिवेंचर हम ज्यादा लेके चलते हैं तो ये इंक्रीज कर देगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को। सिंपल रीजन जो है इसका वो ये है, डेट द ग्रेटर यूज ऑफ डेट कैपिटल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, देयरफॉर द यूज ऑफ द डेट कैपिटल कैन बी मेड ओनली टू द लिमिटेड लेवल। इफ इवन आफ्टर दिस लेवल द डेट कैपिटल इज फर्दर यूज, अगर इसके बाद भी आप डेट कैपिटल को ज्यादा यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है वो क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और ये एडवर्सली आपके मार्केट वैल्यू को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। दिस इज नॉट ए गुड सिचुएशन। तो एफर्ट करने चाहिए कि आप इस चीज को क्या करो, अवॉइड करो। तो ना तो आप डेट ज्यादा लेके चलो, ना ही कम।
दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है नए शेयर को इशू करने की वो क्या है ज्यादा है, तो आप डेट को क्या करना, रेस करना। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस व्हिच इनकर्ड व्हाइल इशूइंग द सिक्योरिटी। दीज इंक्लूड कमीशन ऑफ अंडरराइटर, ब्रोकरेज, स्टेशनरी एक्सपेंस। जनरली कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट कैपिटल जो है वो क्या होता है, कम होता है देन द इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अट्रैक्ट करता है कंपनी टुवर्ड्स द डेट कैपिटल। फिर रिस्क कंसीडरेशन, अब ये बात आप ध्यान रखना, दो तरह का आपको रिस्क देखने को मिलेगा, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब ये दोनों के दोनों रिस्क रिलेटेड है किससे, फिक्स्ड कॉस्ट से। ऑपरेटिंग रिस्क जुड़ा हुआ है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से, और जो फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा हुआ है वो किससे है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी का पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब, तो ये है आपका ऑपरेटिंग रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, फिक्स इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ता है, ये सब क्या है आपका फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो रिस्क कंसीडरेशन जो है वो क्या बोलता है, अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क कम लेना, तो इसका मतलब डेट भी कम, और अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो फाइनेंशियल रिस्क आप ज्यादा भी ले सकते हो। तो बोलता है नीचे देखो, द टोटल रिस्क डिपेंड करता है ऑन द बोथ दीज टाइप ऑफ रिस्क। अगर ऑपरेटिंग रिस्क जो है बिजनेस का वो क्या है, कम है, तो फाइनेंशियल रिस्क कैन बी फेस व्हिच मींस दैट मोर डेट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज। और अगर ऑपरेटिंग रिस्क जो है वो क्या है, हाई है, मतलब पहले से ही मेरे को फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हर महीने पे करनी होती है, तो मैं अब जो है वो डेट क्या लूंगा, कम, क्योंकि डेट के ऊपर भी तो फिक्स रेट से पेमेंट जाएगा ना इंटरेस्ट का जी। तो क्या बोलता है, अगर मान लीजिए टोटल रिस्क के अंदर ऑपरेटिंग रिस्क अगर क्या है ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क हम कम लेंगे और डेट कम इशू करेंगे, और अगर ऑपरेटिंग रिस्क के जो है वो आपका क्या है कम है, तो आप डेट ज्यादा भी इशू कर सकते हो। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप जो है डेट और प्रेफरेंस से जो है वो पैसे इकट्ठा करना, क्यों, क्योंकि आप इनको पेमेंट करके इनसे छुटकारा भी पा सकते हो। लेकिन इक्विटी अगर आपने इशू कर दिया तो वो तो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपकी कंपनी के क्या बन गए, मालिक। तो अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो आप जो है वो किसको इशू करना, डेट को या प्रेफरेंस को, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप इक्विटी शेयर कैपिटल के जरिए जो है पैसे इकट्ठा कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फेयरली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मींस दैट इफ नीड बी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज easily. Reducing the amount of the capital in the business is possible only in case of debt. तो आप कैपिटल को कम कर सकते हो ओनली किस केस में, डेट में या फिर प्रेफरेंस में। इफ एट एनी गिवन टाइम कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, इन दोनों कैपिटल को जो है वो क्या कर देगी, पैसा वापस कर देगी। लेकिन अगर बात करेंगे किसका, इक्विटी का, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू डेट कैपिटल एंड द प्रेफरेंशियल कैपिटल इज एट बेस्ट। आगे कंट्रोल, अगर आप जो है वो ये चाहते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट ना हो, तो आप डेट के तौर पे पैसे इकट्ठा करना, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर के कंट्रोल से आपको कोई लेना देना नहीं है तो आप इक्विटी के तौर पे पैसे इकट्ठा कर सकते हो। देखो, जब नई इक्विटी शेयर को आप इशू करोगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अब मालिक और भी आ जाएंगे, नए कुछ शेयर होल्डर जो है और नए मालिक बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जो लोग है उनका जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, कम। तो अगर आप ये चाहते हो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो उनका कंट्रोल बना रहे, तो उस केस में आप डेट के तौर पे पैसे इकट्ठा करना, और अगर आप उससे लेना देना नहीं है तो आप इक्विटी के तौर पे पैसे इकट्ठा कर सकते हो। इसके बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कई बार ना गवर्नमेंट भी बोल देती है कि भाई आप जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर आपका 2:1 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 टाइम ही आप डेट इकट्ठा कर सकते हो इक्विटी का, तो आपको वो भी फॉलो करना पड़ता है। फिर स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर शेयर मार्केट के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, ध्यान देना, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर बूम चल रहा है तो आप जो है इक्विटी आपको आसानी से मिल जाएगा, लोग इक्विटी में पैसे ज्यादा लगाते हैं। और अगर शेयर मार्केट बिल्कुल ही मंदी चल रही है तो लोग ये बोलते हैं यार मार्केट में क्या पैसा लगाना, क्योंकि बढ़ तो रहे हैं नहीं, तो लोग जो है वो डेट के अंदर पैसा लगा के घुसे, क्योंकि उनको ये है कि वहां से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट कंडीशन हैव टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड इन द कैपिटल मार्केट, बोथ दिस कंडीशन हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हेन द मार्केट इज डल, जब मार्केट डल है तो इन्वेस्टर आर मोस्टली अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द शेयर कैपिटल, तो इन्वेस्टर थोड़ा घबराता है क्योंकि वहां पर रिस्क क्या रहेगा, हाई। जबकि व्हेन कंडीशन ऑफ मार्केट आर चीयरफुल, तो शेयर होल्डर हमेशा चाहेगा कि मैं इक्विटी में पैसा लगाऊं, क्योंकि वहां पे मेरी कॉस्ट है, मतलब मेरे जो बेनिफिट्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और फिर आगे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनी, आप इसको भी जो है वो क्या करते हो, ध्यान में रखते हो। कई बार ना हम लोग जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम कितना पैसा डेट से ले, कितना इक्विटी से, तो हम जो है ना बाकी कंपनी का जो, या इंडस्ट्री के जो पूरी होल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो बाकी कंपनी है उन्होंने कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बना रखा है, हम उनको भी ध्यान में रखते हैं। तो ये 14 पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रखते हो, और इनको ध्यान में रख के ही आप अपने बिजनेस के अंदर जो है वो डेट या फिर इक्विटी को क्या करोगे, रेस करोगे।
ओके अब एक लास्ट चीज और है छोटी सी, वो और समझ लो, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस ईबीआईटी। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप क्या करो, चेंज कर रहे हो, मतलब डेट और इक्विटी के रेशियो अगर आप चेंज करोगे तो ओनली अर्निंग पर शेयर के ऊपर आपका जो है वो क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। आपका ईबीआईटी तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका सेम रहेगा, सिर्फ जो अर्निंग पर शेयर है लास्ट में जो निकलती है वो आपकी क्या होगी, चेंज होगी। तो बोलते हैं इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर लीव इट्स इफेक्ट ऑन ईपीएस ओनली ईपीएस के ऊपर इसका फर्क पड़ता है एंड नॉट द ईबीआईटी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी नीड ₹10 करोड़, कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ गेटिंग दिस मनी, चाहे सोर्स कुछ भी हो, इट विल सर्व द पर्पस ऑफ ओनली 10 करोड़। भाई 10 करोड़ ही मिलेंगे कंपनी को। इट मींस इन एवरी कंडीशन ईबीआईटी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ईपीएस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर डेट ज्यादा लोगे तो फिर क्या होगा, और जैसे अगर मान लीजिए कंपनी की आर जो है, रिटर्न जो है वो ज्यादा है केडी से, तो अगर जितना डेट का पोर्शन ज्यादा रहेगा उतना ईपीएस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फर्क जो आएगा ईबीआईटी पे नहीं आता, ओनली किस पे आता है, ईपीएस पे आता है। समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो गया, या जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज करो, या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, इन सब का इंपैक्ट जो है वो ईबीआईटी के ऊपर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ईबीआईटी हर केस में क्या रहता है, सेम रहेगा। फर्क जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा, मतलब पैसा कहां से इकट्ठा कर रहे हो उस चीज का फर्क जो है वो सिर्फ आएगा किसके ऊपर, आपके अर्निंग पर शेयर के ऊपर। क्योंकि पैसा 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाने हैं, वो चाहे इक्विटी से लाओ, चाहे आप डेट से लाओ, चाहे कहीं से भी लेके आओ, चाहे जो है वो काले चोर से लेके आओ, लेकिन बिजनेस में तो 10 लाख रुपए ही है ना, तो कमाई तो 10 लाख के ऊपर ही होगी। मान लो आपके रिटर्न का रेट जो है वो है 20%, रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है, तो आप तो 10 लाख में 20% 2 लाख ही कमाओगे। अब कमाई 2 लाख है, चाहे पैसा कहीं से लेके आओ, फर्क जो है वो ये आएगा कि अर्निंग पर शेयर जो है वो अलग अलग केसेस में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पे यही चीज जो है वो बताई जा रही है कि चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ आएगा किस पे, ईपीएस पे। ईबीआईटी जो है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ओके जी, लो जी, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अच्छा अब ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक रह गया अपना, वो है आपका क्या, ये वाला फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, तो ये वाला टॉपिक जो है वो आप करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना करो, ओके। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर ये टॉपिक कंप्लीट करके पूरा चैप्टर नंबर 11 को हम करेंगे कंप्लीट। ओके जी, एक इंफॉर्मेशन और आपको मैं दे दूं, अगर आप लोग जो है वो एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच हमने शुरू किया हुआ है, जो अभी फैब में जिसको बोल रहे हैं ना कि फैब के अंदर एचपीएससी का पेपर होना है, पीजीटी कॉमर्स का, तो उसके लिए हम कॉमर्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो इतना एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।